मिडिल ईस्ट की नेशंस तैयारी कर रही हैं, बाकी कौमें भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हर एक की तरफ किसी की तरफ जंग आ रही है, किसी की तरफ सैंक्शंस आ रही हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं जो इन तमाम कौमों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर गजा में जो ग्रीन लाइट दी जा चुकी है, तो उस पर मिडिल ईस्ट की कौमें खामोश नहीं बैठ सकती हैं। और ये जंग उस नौयत की, जैसे खुद गैलेंट ने कहा था कि अगर हम ये जंग हार गए तो फिर इस रीजन में हमारी कोई हम फिर इसमें नहीं रह सकते। तो बात बिल्कुल सही है। इजराइल जो है वो अपनी तमाम तर ताकत और अपनी तमाम तर वसाइल वो सब कुछ इसमें लगा चुका है और तमाम जो इंतहा है वो कर चुका है। तो अगर इसमें उसको कामयाबी हासिल नहीं होती तो फिर उसका नतीजा वही निकलेगा जो खुद गैलेंट जब वो कह चुका है। तो आने वाले जो हफ्ते हैं वो बहुत ही गैर मामूली साबित होने जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू इस वक्त मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। ट्रंप की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है, नए टूल्स दिए जा रहे हैं, वेपन्स दिए जा रहे हैं, सारी सपोर्ट जो है वो दी जा रही है। तो अब ये कौमें आगे से क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, किस तरह मामला जाते हैं, एक एक करके सारी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले गैलेंट ही की स्टेटमेंट को ले लेते हैं। गैलेंट काफी दिनों के बाद सामने आया है और इसने कहा है कि ईरान के साथ जंग होने जा रही है। फॉर्मर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, देयर विल बी अनदर राउंड अगेंस्ट ईरान। ईरान के साथ जंग होने जा रही है, ये गैलेंट है वो उसने कहा है। और ये ऑब्वियस है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, विदाउट एनी डाउट ईरान के साथ जंग होने जा रही है। और मसला उनको सिर्फ ये आ रहा है कि ईरानी मिसाइल्स का क्या करना है, क्योंकि उसके खिलाफ जब कोई एयर डिफेंस काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो सबसे टॉप था वो फेल हुआ, तो इतनी जल्दी वो मतलब क्या उसके खिलाफ करें। तो असैसिनेशंस की वो तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जंग होनी है। और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि गजा में चूंकि ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो गजा में होगा तो बाकी हर तरफ एस्केलेशन होनी ही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है वो तो रीजन को रीशेप करना है। और जब वो रीशेप की बात करते हैं तो सबको रीजन में सबड्यू करना है, अपने जब वो कदमों में लाना है, और जो नहीं सरेंडर करेंगे उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो रीजन रीशेप हो नहीं सकता जब तक ईरान को सबड्यू वो ना कर लें, क्योंकि बाकी सारी नेशंस तो बाकी तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं, असल ये गवर्नमेंट्स हैं, वो तो इजराइल के साथ मुआहदे कर बैठी हैं, वो तो इजराइल के सामने सबड्यू कर बैठी हैं अपने आप को। ये ईरान ही तो है। तो ईरान को सबड्यू किए बगैर, ईरान में रजीम चेंज किए बगैर, या ईरान को जो वो प्लान करते हैं कि लीबिया बनाना चाहते हैं, शाम बनाना चाहते हैं, इराक बनाना चाहते हैं, उसके बगैर रीजन रीशेप हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जंग होनी ही होनी है। तो उसकी ईरान भी जो है वो तैयारी कर रहा है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि फ्रीडम फ्लाटिला 20 कश्तियों के साथ, 20 बहरी जहाज कह लें, बोट्स कह लें, उनके साथ जब वो गजा की तरफ आ रहा है। इससे पहले 2 मरतबा आए हैं जहाज, और वो सिर्फ यानी दोनों मरतबा एक एक आया है। 20 कश्तियों का काफिला जो है वो अब इमदादी सामान लेकर बार्सिलोना स्पेन से निकल चुका है और वो जा रहा है गजा की तरफ। इसमें दर्जनों मुल्कों के एक्टिविस्ट इसके अंदर शामिल हैं, और जैसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खत भी लिखा है। तो अब ये तादाद सामने आ रही है कि 20 ये जहाज है। तो ये सबसे बड़ी अटेम्प्ट है गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए, और आगे वो धमकियां भी दे रहे हैं, इजराइल धमकियां दे रहा है, लेकिन 20 कश्तियां इधर से जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 57 कंट्रीज क्या कर रहे हैं। ये तो वेस्ट के लोग हैं ना, ये वेस्ट के लोग हैं, ये उनका इक़दाम है, ये किसी इस्लामी मुल्क का इक़दाम नहीं है। तो 57 मुल्क क्या कर रहे हैं, तो ये भी अपनी जो बेहिसी और जवाल है और अपनी जो पस्ती है, ये भी उसकी इंतहा है कि ये इक़दाम तो यहां से सामने आना चाहिए था और आ वहां से रहा। ये वैसे इन्होंने इंतहा कर दी है, अपने आप को इन्होंने इतना एक्सपोज किया है कि ये किस पस्ती में गिरे हुए हैं, इतनी कैलकुलेशन में पड़े हुए हैं। मतलब आप वहां पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, आप बैठे हुए हैं जनाब, नहीं हमारा तो अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ हुआ है। अच्छा जी, वो अब अमेरिका के खिलाफ हम क्या बयान जारी करें। तो ये अजब अजब पॉलिसी है जो उन्होंने अपनाई है। और 20 बोट गाजा फ्लोटिला डिपार्ट्स बार्सिलोना टू अटेम्प्ट टू ब्रेक इजरायली ब्लॉकेड। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब गजा में उन्होंने डिस्प्लेस करना और सारी फौज दाखिल होने जा रही है। उसके ऊपर मैं 3 हेडलाइंस हेरड्स की आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि अब हर तरफ ये डिस्कस होना शुरू हो गया है कि क्या होगा आगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। तो हेरड्स की मैं 3 हेडलाइन आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजराइल का सबसे बड़ा मीडिया एक हेडलाइन बहुत मानीखेज है। अ टोटल विक्ट्री इन गाजा इज अ डेंजरस डिल्यूजन, जस्ट आस्क किसिंजर। हेनरी किसिंजर की बात हो रही है, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे काफी सालों तक, जो सारा कोल्ड वॉर का टाइम था और बहुत सारी जंगें उन्होंने छेड़ी। और हेनरी किसिंजर जब ये भी बयान जारी कर चुका है 2010 या 12 में कि इजराइल जो है ना इन लॉन्ग टर्म चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हेनरी किसिंजर से पूछो कि ये जो विक्ट्री का डिल्यूजन है ना, इससे बाहर निकलो। फ्रॉम वियतनाम टू अफगानिस्तान टू गाजा, वियतनाम से अफगानिस्तान से गजा तक मॉडर्न वॉर्स जो लड़ी गई हैं विदाउट क्लियर पॉलिटिकल सॉल्यूशन टेंड टू ड्रैग देयर ऑक्युपायर्स इनटू मॉरल डिक्लाइन। वो उनके ऑक्युपायर्स, इन्वेडर्स ही को ले डूबी हैं। ये तमाम मॉडर्न वॉर्स, वियतनाम, अफगानिस्तान, गजा, डायमेंशिंग रिटर्न एंड इरोजन ऑफ लेजिटिमेसी, बिल्कुल डिजास्टर हुआ है। ठीक है ना, तो ये डिल्यूजन है विक्ट्री का। तो नेतन्याहू से सबक सीखे। एक और हेडलाइन, नेतन्याहू इग्नोर्स अगस्त 2024 पेनफुल लेसन, मिलिट्री प्रेशर इंडेंजर्स द हॉस्टेजेस। नेतन्याहू भूल गया है जो 2024 के पेनफुल लेसन आए, तो ये उसको भूल चुका है। तीसरी हेडलाइन, सम से इट्स द एंड ऑफ जायनिज्म,
एंड आई से दैट्स ऑल राइट। ये इजराइल के बहुत बड़े हिस्टोरियन और प्रोफेसर कह रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि ज़ायनिज़्म अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और मैं कहता हूं हां, ये अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू कंसिडर द फ्यूचर ऑफ इजराइल बियॉन्ड ज़ायनिज़्म। बल्कि असल बात यह है कि सिर्फ ज़ायनिज़्म से बढ़कर अब ये जो स्टेट ऑफ इजराइल है, इसका फ्यूचर क्या होगा, असल बात तो ये है, ये नहीं बचती हुई नजर आ रही। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इजरायली हिस्टोरियन और प्रोफेसर जब लिख रहा है। ज़ायनिज़्म अपना आखिरी फेज और साथ स्टेट ऑफ इजराइल, उसका फ्यूचर जब दांव पर लगा हुआ है। और अगेन जब हम ये कहते हैं कि भाई उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं, फिर भी वो जंग क्यों नहीं रोकते, तो उसकी बुनियादी वजूहात दो हैं। पहला घमंड है, जब सामने कोई आर्मी मौजूद नहीं है, जब अरबों की जानिब से कोई ऐसी तैयारी नहीं है या उनकी ऐसी कोई फौज नहीं है कि इजराइल से लड़ सकेगी, तो फिर वो देखते हैं कि भाई फिर हमें रोकेगा कौन, खाली मुजाहरे तो हमें हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है, और चूंकि रीराइट हिस्ट्री भी तो करनी है, इसलिए उनको इस चीज की ज्यादा परवाह नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ही के तहत यहां पर आए हैं, तो इसलिए वो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। वो इन चीजों से जब वो इसको देखकर वो थोड़ी, आज के तजियों को देखकर वो थोड़ी रुक जाएंगे। तो इसलिए ये तो है कि रिजल्ट की बात, कि अंजाम क्या होगा। तो जहां तक रुकने की बात है, वो ज़ाहिर है कि वो रुकेंगे नहीं। ये उनके लोग कह रहे हैं कि ये डिल्यूजन है विक्ट्री का। अब अरब वर्ल्ड को कोई जंग नहीं डिक्लेयर करनी है इजराइल के ऊपर, उनसे ये मुतालबा कोई नहीं है कि वो जंग डिक्लेयर कर दें, इजराइल के फौजें चढ़ाई कर दें इजराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर दें। भाई आपकी डिप्लोमेसी तो फेल हो गई ना, आपकी डिप्लोमेसी तो फेल हो गई, तो फिर फौजें भी आप नहीं भेज सकते, तो कुछ तो करना है ना, तो हिजबुल्लाह को ही सपोर्ट कर दें और फिर देखेंगे हिजबुल्लाह इजराइल के साथ करती क्या है। सिर्फ हिजबुल्लाह को लड़ने दें इजराइल के साथ, और फिर देखेंगे इजराइल का जाम किधर पहुंचता है। तो कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। और यह बात भी सही है कि ऐसी कोई सोच अरब वर्ल्ड में पाई ही नहीं जाती कि वो इरादा करें कि हमने कोई ऐसी एस्केलेशन इजराइल के साथ करनी है। आखिरी हद तक अभी तक कोई वहां पर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हां, रीजन ड्रैग हो जाए, इनके मुल्क ड्रैग हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ईरान तैयारी कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है इनमें, और इवन टर्की इनसे ज्यादा तैयारी कर रहा है। अब मैं आपके सामने दो हेडलाइंस रखता हूं टर्की के हवाले से। उर्दगान अटेंड्स एससीओ समिट, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, लेकिन उनको इनवाइट किया गया और वो गए हैं। उर्दगान अटेंड कर रहा है विद गाजा एंड न्यू ऑर्डर इन माइंड। उर्दगान वहां पर ट्रेड की बात नहीं करने गया हुआ है, बायलैटरल टॉक नहीं करने गया हुआ है। वो क्यों गया है? गजा एंड न्यू ऑर्डर इन माइंड। कितनी बड़ी ये बात है कि यानी टर्की अब इस बात को समझ रहा है कि गजा का मसला इस तरह से चल नहीं सकता है, इस पर अब यह खामोशी नहीं रखी जा सकती है। और दूसरा जो न्यू ऑर्डर आ रहा है उसी की तरफ हमें बढ़ना है, उसी में हमारी भी नहीं जाती। अब ये जो वेस्टर्न ऑर्डर है इसके साथ अब नहीं चला जा सकता है, क्योंकि वो तो रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो न्यू ऑर्डर और गजा इन माइंड, तो इनको क्या पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए भाई? अगर टर्की बना रहा है तो इनको नहीं सोचना चाहिए? टर्की ने इनसे ज्यादा इकदाम उठा दिए इसराइल के खिलाफ, तो अब वो इसी तनाजुर में चले गए चाइना की तरफ, तो इनको भी सोचना है कि ये इनको क्या करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इनमें ऐसी कोई सोच नहीं है कि ये कोई तैयारियां कर रहे हो जंग की, लेकिन ये बात भी तय है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इनको कुछ ना कुछ जो है वो करना ही होगा। और उर्दगान की मुलाकात चाइना के साथ हुई है। प्रेसिडेंट शी एंड उर्दगान प्लेज स्ट्रॉन्गर टर्की एंड चाइना पार्टनरशिप इन ट्रेड एंड एनर्जी। पिछले दिनों पहली ट्रेन जो है वो रवाना हुई चाइना से और इधर से होती हुई टर्की पहुंची, और टर्की से जब आगे यूरोप गई है। तो ये इंपॉर्टेंट, और ईरान के सदर वहां पर मौजूद हैं, और वहां पर तमाम कौम का एक एजेंडा है, और ईरान और ये सारी नेशंस जो है वो ये सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर हैं कि वेस्टर्न जो ऑर्डर है उसको कन्फ्रंट करना है, अमेरिका को कन्फ्रंट करना है। सबका डेस्टिनेशन यही है, क्योंकि यही चीज सबको बदल कर रख देगी। गजा में ये हो नहीं सकता था अगर अमेरिका की ये सपोर्ट ना होती, इवन यूरोप ये नहीं कर सकता था अगर अमेरिका ये ना करता। ईरान पोजीशन प्रमोट्स मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म की बात, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, कि जिसमें यूनिलैटरलिज्म नहीं है, सिर्फ अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका की उजारादारी और अमेरिका का साम्राज्य नहीं है। और ये समिट जब रिप्रेजेंट कर रहा है, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम करीब हो जाएं तमाम नेशंस, साइंटिफिक में, कल्चर में, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फील्ड्स के अंदर, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और रिजेक्टिंग यूनिलैटरलिज्म बाय यूएस एंड यूरोप, पोजीशन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज उन्होंने किया यूनिलैटरलिज्म को, यानी अमेरिका को, एंड टोटलिटेरियन अप्रोचेस जो अमेरिका और सम यूरोपियन कंट्रीज जब परसू कर रही हैं, नेशंस को डिग्रेड किया जा रहा है, सबड्यू किया जा रहा है, सैंक्शंस, जंगें उनके ऊपर मसलत की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि ब्रॉडर एफर्ट्स होनी चाहिए टू काउंटर दीज पॉलिसीज टू रीइंफोर्स रीजनल सोवरेनिटी एंड पार्टनरशिप, ये वहां पर। और ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ईरान टॉप जनरल सेज एयर डिफेंस मस्ट अडॉप्ट टू न्यू थ्रेट्स। तो वहां पर एक मुसलसल तैयारी है
जरा कि वो इसका सामना करेंगे, लेकिन कभी भी किसी भी रात कोई सडन जंग शुरू हो जाएगी और इस बार भी जो इजराइल है वो असैसिनेशंस ही से आगाज करेगा। तो ईरान के लिए सबसे जो ज्यादा लॉस पिछली जंग के अंदर हुआ है वो असैसिनेशंस ही का हुआ है, तो इसका उन्होंने सद्देबाब ढूंढना है, अंदरूनी जो सिक्योरिटी ब्रीच है। अच्छा जी, इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है हम हमास के तमाम लीडर्स को निशाना बनाएंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। वी विल रीच ऑल हमास लीडर्स अब्रॉड। अच्छा, ये बातें ये पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इजराइल ये बातें कर चुका है। अब ये चूंकि अबू उबैदा को इन्होंने निशाना बनाया तो दोबारा ये बातें कर रहे हैं, और वो जो लीडर्स हैं वो तो बैठे हुए हैं कतर में, तो ये कतर में जाकर ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा, अब नाज़रीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू क्या कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये बंदा जिसको इस्लामी दुनिया ने भी नॉमिनेट किया पीस प्राइज के लिए, ट्रंप रिपोर्टेडली प्रेशरिंग नेतन्याहू। किस लिए जी प्रेशर कर रहा है ट्रंप नेतन्याहू को? टू डिसाइसिवली डिफीट हमास इन मैटर ऑफ वीक्स, चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमास को जब शिकस्त दो, ये ट्रंप प्रेशर कर रहा है नेतन्याहू टू कन्वीन सिक्योरिटी कैबिनेट एज ही इज सेट टू फेस हैवी ट्रंप प्रेशर टू डिफीट हमास। और नेतन्याहू इसके ऊपर मीटिंग करने जा रहा है, ट्रंप का बहुत प्रेशर है हमास को डिफीट करने के लिए। अब ये अजब मामला है, ये उतना ही अजब मामला है कि जैसे नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है, ये उतना ही अजब मामला है कि यानी नेतन्याहू जो हमास को डिफीट करने के नाम के ऊपर 23 महीनों में जुल्म की वो हदें पार कर चुका है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, और ये इस मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा ये जालिम शख्स है, वो इसी जवाब में सारा कुछ कर रहा है मैं तो हमास को डिफीट कर रहा हूं। उसी नेतन्याहू को ट्रंप कह रहा है, ट्रंप उसी बात के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं तुम हमास को डिफीट करो। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि हमास क्या अभी तक डिफीट नहीं हुई है जो अब हमास को डिफीट करना है? फिर जब वो ये कहते हैं कि हमास को डिफीट करो तो ये तो अपने आप में ये ऐलान शिकस्त है कि अभी भी हमास इनसे डिफीट नहीं हुई है। तो सोचे मिस्र, सोचे जॉर्डन और सोचे मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क कि एक छोटी सी हमास पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप और पूरे इजराइल से शिकस्त नहीं खाई है और इतना बड़ा डैमेज उन्होंने किया है। तो ये सिर्फ फलस्तीनियों की जंग थी, ठीक है, ये इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मुश्किल वक्त तो किसी भी कौम पर आ सकता है, क्या पता उनको कोई और लैंड मिडिल ईस्ट के अंदर पसंद आ जाती है, और अभी भी वो बढ़ रहे हैं, इनकी जमीनों की तरफ भी तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सदरन सीरिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं और दमिश्क की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आखिरकार उन्हें दजला और फरात की तरफ भी जाना है। तो इनको सोचना चाहिए, ये कोई पॉलिसी नहीं है जो ये लेकर बैठे हुए हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और खासकर इस टाइम में तो कोई इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, इनको सोचना चाहिए। तो जब ट्रंप प्रेशर कर रहे हैं नेतन्याहू को, और इसके साथ इजरायली जो कि फॉरेन मिनिस्टर वहां पर है उसने रोबियो को बताया है कि हम बस वेस्ट बैंक पर कब्जा करने ही जा रहे हैं, ये रोबियो को इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बताया। 2-3 एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं, और ये उनका फॉर्मर हाई ऑफिशियल है मिलिट्री का, कहता है इजराइल जो है वो ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है गजा में, ये गजा में ट्रैप होगा और जो समूतरेच और बैन गवर हैं ये तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, और ये जो अननेसेसरी ऑक्यूपेशन की रट लगाई हुई है, बॉबी ट्रैप्ड कंक्रीट ब्लॉक्स इन गाजा विल कम एट हैवी कॉस्ट इन सोल्जर्स लाइव्स, बड़ी भारी कीमत जब इजराइल को चुकाना पड़ेगी। और कहता है कि नेतन्याहू तो पैरालाइज है, विल नॉट मूव अ सिंगल फिंगर विदाउट ट्रंप अप्रूवल। नेतन्याहू की क्या हैसियत है, नेतन्याहू की क्या औकात है, जब तक ट्रंप इसको अलाउ ना करे ये एक कदम भी नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों को सोचना चाहिए, जो अभी भी इजरायली एम्बेसडर्स को वेलकम, दुनिया की कौमें उनको धक्के मारकर निकाल रही हैं, ये वेलकम कर रहे हैं, ये पॉलिसी है भाई, ये इसको पॉलिसी कहते हैं आप। तो ठीक है, हर कौम की अपनी सोवरेनिटी है, अपने फैसले हैं, लेकिन रीजन तो रीजन है, उसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी है, और आपकी एक जिम्मेदारी है। वो जो 20 कश्तियां लेकर चल पड़े हैं, वो जो इजराइल के साथ बिगाड़ रहे हैं, इजराइल के साथ खिलाफ आलमी अदालत में चले गए हैं, ठीक है, इजराइल के खिलाफ नॉर्वे ने अमेरिका से फटा ले लिया, तो उनको उनकी क्या दुश्मनी है इजराइल से, वो इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दुनिया इस तरह से नहीं चलती, ये बिल्कुल इन्होंने इंतहा की है, इस बेहिस्सी और बेबसी की इन्होंने इंतहा कर दी है, और ना इससे दुनिया में अजमत होती है और ना इससे कोई सिक्योरिटी हासिल होती है। अब रशिया भी बैठा रहता है कि अच्छा नेटो आ रहा है, तो उससे सिक्योरिटी हासिल नहीं होती है। ऐसे सिक्योरिटी, वो कहते हैं ना कि अगर तुम अमन चाहते हो तो बी प्रिपेयर फॉर वॉर, फिर जंग की तैयारी करो। तो ये इनको सोचना चाहिए। और यरूशलेम पोस्ट ये कह रहा है कि जो फैमिलीज हैं कैप्टिव्स की, उनको एविडेंस मिल गए हैं कि नेतन्याहू गवर्नमेंट कैसे सबोटाज कर रही है डील को, और टू कंटिन्यू वॉर अगेंस्ट पीपल्स विल। और प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर, और हेडर्स कह रहा है सेंटर एंड लेफ्ट लॉ मेकर विदाउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज इन द स्ट्रीट्स देयर विल नॉट बी अ थर्ड डील। जब तक मजीद लाखों इजरायली निकल नहीं आते, कोई मुआहदा इजरायली गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो प्रोटेस्ट डबल होने की जरूरत है। अबू उबैदा के ऊपर मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि अबू उबैदा जो है इनको जो है वो शहीद करने के ऊपर ऑल ऑफ इजराइल केम आउट टू अनाउंस करने, यानी कि नेतन्याहू भी, समूतरिच भी, आर्मी चीफ भी, डिफेंस मिनिस्टर भी, पता नहीं उन्होंने क्या मार का असर कर लिया। वो अबू उबैदा जो 2002 से काम कर रहा है, और इंटायर इजरायली स्टेट और तमाम वेस्टर्न सपोर्ट, उनकी सबकी इंटेलिजेंस इस शख्स को 2002 से तलाश कर रहे थे, और वो सिर्फ गजा के अंदर मौजूद था। तो ये यानी एक
क्वार्टर सेंचुरी बनता है ये पूरा अरसा, इस दरमियान वो मौजूद रहे और अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे धड़ल्ले से। और जब वो बोलते थे पूरा इसराइल कामता था, तो उनको शहीद करना असल में खुद इनकी डिफीट की अलामत है। पता नहीं कितने साल हो गए हैं, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी उन्होंने इतने धड़ल्ले से, तो मतलब यही टाइम होता है ना। तो 23 साल तो उन्होंने इनको जो है रेजिस्ट किया है। तो अभी बहुत सारे अबू बैदा और हैं, एक अबू बैदा गया तो कितने और अबू बैदा जब वो आ जाएंगे। तो ये कुर्बानियां जब दी जा रही हैं। अच्छा, हालात हैं वो खराब होंगे, उसकी वजह यह है कि अमेरिका का रवैया आपके सामने, और यूरोप भी कुछ करने से कासर है, क्योंकि यूरोप जो है वो वैसे ही डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और उसने अपने आप को बहुत डैमेज कर लिया, अब वो मजीद डैमेज करने जा रहा है। और जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया है, यूरोपीय यूनियन सैंक्शन लगाने जा रही थी इजराइल के ऊपर, प्रपोजल लाया गया था जिसको जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया है। डिवीजन विद इन ब्लॉक ओवर हाउ टू रिस्पॉन्ड द वॉर इन गाजा, ये जो होराइजन यूरोप है, ये पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसको वो खत्म करने जा रहे थे। ये स्टार्टअप ओरिएंटेड और ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये प्रोग्राम था, इसको वो कैंसिल करने जा रहे थे। ये सबसे बड़ी लेवरेज थी यूरोप की इजराइल को प्रेशराइज करने की, जर्मनी ने उसको ब्लॉक कर दिया। जर्मनी ने कहा ये फजूल इकदाम है, ये वो करके उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो यूरोप भी फारिग है, वो कुछ भी नहीं करने जा रहा है। तो अब ये इनके ऊपर दबाव और है, अमेरिका, यूरोप वो। और नई रिपोर्ट आ गई है कि हाउ यूरोपीय यूनियन फंडिंग कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजरायली मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और ये जो होराइजन प्रोग्राम है, इसके तहत कैसे उनको टेक्नोलॉजी दी जा रही है। मल्टी $1 मिलियन डील्स सिर्फ 2025 के अंदर हुई हैं, जिसमें इन कंपनीज ने इजराइल को जो ड्रोन्स हैं, अदर टेक्नोलॉजी जो अर्बन वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल होती है वो दी है, इंडोर और क्लोज क्वार्टर में लड़ाई के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो दी है। तो वो इधर रिपोर्ट आ गई है, होराइजन यूरोप फंडिंग एंड इजरायली मिलिट्री फंड्स, यानी इसी को वो कैंसिल करने जा रहे थे जिसको जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया है। तो यानी कि यूरोप कोई इकदाम नहीं उठाने जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट को ही कुछ करना है, अमेरिका भी कुछ नहीं करने जा रहा और ये भी कुछ, जिनके ये बैठे हुए थे। और यूरोप को ये जंग सूट नहीं करती। मैं 2 हेडलाइंस आपके सामने रखूंगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा कुछ अर्से पहले की हेडलाइन है, यूरोप इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम टू डिफेंड इट्स प्लेस इन द ब्रूटल वर्ल्ड। अब वो ब्लूमबर्ग दुनिया को वैसे ब्रूटल कह रहा है, ये पिछले कई सौ साल में जो दुनिया में हुआ है वो वैसे किया किसने है। लेकिन बहरहाल यूरोप डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ब्लूमबर्ग दूसरी हेडलाइन, द डिक्लाइन ऑफ यूरोप बिकम्स मोर एविडेंट। तो यूरोप में डिवीजन्स हैं, यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इमिग्रेशन का इशू है, अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, यूक्रेन का मसला है, मल्टीपल क्राइसिस हैं यूरोप को घेर चुके हैं। इसके लिए उनको कंप्रीहेंसिव प्लान की जरूरत है। तो यहां पर डिवीजन और बढ़ेगी, स्पेन, आयरलैंड, ये नॉर्वे, ये वो सारे मुल्क